हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। काफ़ी यूपीपीसीएल टीजी 2 सीरीज़ चल रही है और इसमें हर एक दिन नई कड़ी जोड़ रहे हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी बता रहे हैं तुमको कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसमें से तुमको 40% पक्के फंसेंगे। ठीक है, यही नहीं पूछेगा तो क्वेश्चन पूछने का तरीका यही होगा, दूसरा हो सकता है मगर आंसर यही रहेगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा घुमा के पूछ ले मगर पूछेगा इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो बाबू सेशन में पहली बार आना तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार विजिट करोगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, देखकर भाग मत जाना। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो गया। देखो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है, तो बोलते हैं लगभग सर 1000 से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी होगी, परमिबिलिटी, ये सब जो भी होते हैं 1000 से ज़्यादा होती है। मगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है ये 1000 से कम होते चले जाएंगे। हो सकता है 900 हो जाए और टेम्परेचर बढ़ाओ तो 800 हो जाए और टेम्परेचर बढ़ाओ तो हो सकता है 400 भी हो जाए, तो कम होते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये डिक्रीज होता है। और एक टेम्परेचर ऐसा भी आता है जिस पे फेरोमैग्नेटिक किस में बदल जाता है, पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है। ठीक है, तो याद रखना वह टेम्परेचर जिस पे फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है उसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। करेक्ट रिलेशन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की क्या होती है, मतलब इनमें से कौन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का शुद्ध वो कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, संबंध बता रहा है। तुमको पता है ससेप्टिबिलिटी को के से दिखाते हैं और के बराबर क्या होता है, I/H, यही होता है ना। तो I/H मतलब मैग्नेटाइजेशन और इसको मैग्नेटाइजेशन फोर्स कहते हैं, यानी चुंबकत्व बल कहते हैं और इसको चुंबकत्व कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, मेरा सही आंसर ये हो जाएगा। याद रखना के से दिखाते हैं, के बराबर I/H होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, किस चैप्टर का है, तो सर चुंबक चैप्टर का है। ठीक है, विद्युत चुंबक चैप्टर का है, सही है, इसको याद रखना हमेशा। के बराबर I/H, डायरेक्ट सवाल भी पूछ लेगा कि के बराबर I/H, के बराबर HI, के बराबर I/H या के बराबर H/I, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लेगा तो याद रखना के बराबर I/H होता है। इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, यूनिट लेस होता है। देखो यहाँ पे कोई डायग्राम रहा होगा, सर्किट सॉल्व करने के लिए नहीं दिया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केबलों में इंसुलेटर के रूप में नहीं किया जा सकता। अच्छा, केबल के इंसुलेटर रूप में नहीं किया जा सकता, यानी जो इंसुलेटर नहीं होगा उसका प्रयोग नहीं करेंगे। यानी देखते हैं रबर का सर कर सकते हैं, वल्कनाइज इंडियन रबर जो होता है इसका प्रयोग करते हैं। कागज़ का पेपर टाइप इंसुलेटर जो केबल में हाई वोल्टेज के लिए प्रयोग की जाती है। वार्निश कैम्ब्रिक, ठीक है, जिसको टेप भी बोलते हैं। ठीक है, वल्कनाइज टेप बोलते हैं, इसका भी प्रयोग करने। एम्पायर टेप को भी वार्निश कैम्ब्रिक बोलते हैं, एम्पायर टेप। ठीक है, तो करते हैं। मगर तांबा तो चालक है ना, चालक के ऊपर तुम इंसुलेटर के रूप में चालक का प्रयोग करोगे, हाँ अपने तो जाओगे ही, साहब को भी लेकर जाओगे साथ में। ठीक है, दोनों का तेरे ही साथ में बनेगा। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जिसकी क्षमता 25 kVA है, 2200/200 वोल्ट की हर्ज है, तो द्वितीयक सेकेंडरी वाइंडिंग में निर्धारित धारा कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर ये प्राइमरी में 25 kVA है तो सेकेंडरी में भी क्या होगी, 25 kVA ही होगी। तो हमको पता है क्या होता है, P बराबर VI होता है या फिर S बराबर VI ही होता है। S की वैल्यू दी हुई है 25,000 वोल्ट एम्पियर हो गया। वोल्ट का मान दिया हुआ किस में निकालना है, द्वितीयक में ना, तो 220 दिया हुआ है, तो इसको 220 से भाग दे दो, ये आई का मान निकालना ही है। इसको इससे उड़ा दो। अब देखो काटोगे तो तुम्हारा 113.64 आएगा। ठीक है, काट के देख लेना। अगर प्राइमरी में पूछ लेता तो इसी 25,000 को 2200 से भाग दे देते तो निकल के चला आता। क्योंकि अब इसमें वोल्टेज ज़्यादा है तो यहाँ पे करंट कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है करंट कम आएगा, और यहाँ पे वोल्टेज कम है तो करंट ज़्यादा होगा, तो इसको डिवाइड करोगे तो 113 आ जाएगा। सही है, और प्राइमरी में 113 से बहुत कम ही आता है। कितना कम आता है, तो लगभग सर 10 गुना कम आता है। ठीक है, 10 गुना कम का मतलब समझ रहे हो, 11 दशमलव समथिंग आता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक वोल्टता नियंत्रक का प्रयोग किसको वोल्टता से रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। अच्छा, जो एसी वोल्टेज रेगुलेटर होता है, देखो जो एसी वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो क्या करता है, फिक्स्ड एसी को
वेरिएबल एसी में बदलता है, बस यही काम करता है। ठीक है, फिक्स एसी को वेरिएबल एसी में करता है, यानी एसी को एसी में बदलने का काम करता है। ठीक है, एसी से डीसी में बदलने का काम किसका होता है सर? रेक्टिफायर का। डीसी से एसी में सर इन्वर्टर का। डीसी से डीसी में सर चॉपर का काम होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखना, पूछी जाती हैं अधिकतर। डायग्राम हुआ होगा, अगला देखते हैं। किसी मितव्ययी विद्युत शक्ति प्रणाली संचालन में हानि गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो किसी मतलब इकोनॉमिकल है, अच्छा खासा विद्युत शक्ति संचरण प्रणाली है, उसमें जो हानि यानी जो लॉस कोफिशिएंट होता है, यानी जो लॉस फैक्टर होता है, वो किसकी गणना के लिए किया जाता है? तो सर बस फ्रिक्वेंसी की गणना नहीं। देखो ये जो हानि गुणांक से कभी तुम बस की फ्रिक्वेंसी नहीं ज्ञात कर सकते, बस की करंट गणना, वोल्टेज गणना नहीं। ये देखो सभी लोड विविधताओं की मितव्ययी लोडिंग, मतलब सभी लोड का जो डिफरेंस है, जो सभी लोड का डिफरेंस है, विविध मतलब जो डिफरेंस होता है या फिर जो अंतर होता है, उसकी कितनी लोडिंग देनी चाहिए कि इकोनॉमिक रहे, उसके लिए हम इसकी गणना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना, इससे पूछा था। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इज एसोसिएटेड विद द सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर इन ए ट्रांसमिशन लाइन? अच्छा, जब सीरीज कैपेसिटर जोड़ते हैं ट्रांसमिशन लाइन में तो क्या होता है? पहले तो याद रखना सीरीज कैपेसिटर जोड़ा क्यों जाता है सर? देखो पहले सीरीज रिएक्टर जोड़ते हैं, सीरीज रिएक्टर जोड़ते हैं तो इससे क्या होती है? हमारी सीरीज रिएक्टर जोड़ने से हमारी शॉर्ट सर्किट करंट की लिमिट होती है। सीरीज रिएक्टर यानी इंडक्टर को सीरीज में जोड़ने से शॉर्ट सर्किट करंट लिमिट होती है। दूसरा, जब इंडक्टर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होता है सर? इससे हमारी फेरेंटी इफेक्ट कम होती है। ठीक है। तीसरा, जब सीरीज में कैपेसिटर जोड़ते हैं तो क्या होता है? तो इससे ट्रांसमिशन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। सही है। चौथा, जब पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ते हैं तो क्या होता है? तो इससे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट होता है। पूछा क्या है कि सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर इन ट्रांसमिशन लाइन क्या होगा इससे? तो सर क्रिएशन ऑफ अ सब सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ठीक है, सब सिंक्रोनस रिएक्टेंस की क्या होगी? हमारी क्रिएशन ऑफ सब होगी, जिससे क्या होगी? हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, जिससे हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। किसी इन्वर्टर में प्रयुक्त होने वाली बैटरी किससे जुड़ी होती है? इन्वर्टर में प्रयुक्त होने वाली बैटरी जो होती है इन्वर्टर के इनपुट से जुड़ी होगी। ठीक है, इन्वर्टर के इनपुट से, यानी किसी इन्वर्टर में प्रयुक्त होने वाली बैटरी किससे जुड़ी होती है? तो सर इन्वर्टर के इनपुट से जुड़ी होती है। और आउटपुट में हमको क्या मिलता है? तो आउटपुट में हमको AC आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो 85 का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी DC मशीन में मुख्य ध्रुव संरचना किस पर प्रदान की जाती है? कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है हमारा? तो ये जो हमारी स्टेटर है, स्टेटर पे ही हमारी क्या होती है? मेन क्या होती है? पोल लगी होती हैं। ठीक है, वो 2 4 6 जितनी भी लगी हो सकती हैं। और यहाँ पे देख रहे हो ट्रायंगल यानी त्रिकोण आकार का होता है, इसको हम इंटरपोल बोलते हैं, जो कि क्या करता है? हमारी स्पार्किंग कम करने का काम करता है। तो इंटरपोल वाइंडिंग का भी प्रयोग करते हैं। और ये भी कहाँ पे लगा होता है? स्टेटर में ही लगा होता है, मेन पोलों के बीच में लगा होता है। तो सब सारे कहाँ लगे हुए हैं? स्टेटर पे लगे हुए हैं। ठीक है, और ये जो इंटरपोल वाइंडिंग है आर्मेचर के साथ श्रेणी में इलेक्ट्रिकली रूप से कनेक्ट की जाती है। सही है ना? चलो, तो 86 का सही आंसर मेरा कितना हो जाएगा? तो 86 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से क्या एक ट्रांजिस्टर नहीं है? ट्रांजिस्टर नहीं है। IGBT, देखो जहाँ जहाँ टी लगा है सब ट्रांजिस्टर है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर सही है। IGBT ट्रांजिस्टर है। ठीक है, सिलिकॉन इंटीग्रेटेड ट्रांजिस्टर है। मगर ये ट्राइक क्या है? ट्राइक हमारा SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, तो ट्राइक पूछता है तो क्या होता है? 3 टर्मिनल वाला SCR होता है, जिसमें क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। पूरा नाम बोलो तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड ये रेक्टिफायर होता है, SCR का फुल फॉर्म। ये ट्राइक होता है। और इसी तरह का FET होता है। FET और ट्रैक लगभग सेम होते हैं, बस इसमें क्या होती है? एक एक्स्ट्रा गेट लग जाती है। ठीक है, तो ट्रैक के रूप में होता है, इसको याद रखना। सही है, चलो अगला देखते हैं कि किस प्रकार की पार्सल लाइन में अभिग्राही छोर पर प्रेषक छोर पर आवृत्ति के भिन्न मान हो सकते हैं? ठीक है, किस प्रकार की पार्सल लाइन में अभिग्राही छोर यानी रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड
पर आवृत्ति के भिन्न मान हो सकते हैं। ठीक है, ये किस में हो सकते हैं सर? AC में तो लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, वोल्टेज वहाँ पे परिवर्तन होता है, मगर ये जो HVDC है, हाई वोल्टेज DC है, ठीक है। अब बहुत लोग कहेंगे सर इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, मगर इसमें जो उस क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऐसे होते हैं ट्रांजिएंट होने लगते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन जब सही से नहीं होता है तो इसमें आवृत्ति आ जाती है, फ्रिक्वेंसी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे HVDC इसका सही आंसर हो जाएगा। सही है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है कि विच मेथड ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज फॉर लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, निम्न में से किसका प्रयोग जब जमीन के अंदर केबल बिछाते हैं तो प्रयोग नहीं करते हैं? देखो, डायरेक्ट लाइन होता है, हाँ सर। सॉलिड सिस्टम होता है, हाँ सर होता है। सॉलिड सिस्टम मतलब कंडक्ट पाइप, मतलब जो सीमेंट की पाइप या कंडक्ट पाइप होती है उसके बीच डाल देते हैं। ड्रॉ इन लाइंग सिस्टम होता है, हाँ सर होता है। मगर ये न्यूरल नेटवर्क सिस्टम हम कभी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के पढ़े हैं कि 1 मीटर गड्ढा खोद दो, ठीक है, 0.5 मीटर की चौड़ाई वाली होनी चाहिए, ऐसे ऐसे करके पढ़े हुए हैं। 0.75 मीटर का गड्ढा खोदो, ये सब पढ़े हुए हैं, अगर न्यूरल नेटवर्क सिस्टम लेइंग नहीं पढ़े, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है, कभी नहीं प्रयोग करते हैं। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 90 है कि कम्यूटेटर पिच बाइंडिंग में से कौन सा संस्थापक सही है। ठीक है, कम्यूटेटर पिच बाइंडिंग की बात कर रहे हैं, तो कम्यूटेटर खंडों की संख्या आर्मेचर कुंडलियों से कम होती है? नहीं। आर्मेचर खंडों की संख्या और आर्मेचर कुंडलियों की संख्या 0 के बराबर होती है? नहीं। कम्यूटेटर खंडों की संख्या आर्मेचर कुंडलियों की संख्या से अधिक होती है? नहीं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं और आर्मेचर कुंडली की संख्या होती है, दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जितने नंबर ऑफ कॉइल होंगे उतने ही नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे। ठीक है, और पता है कि कम्यूटेटर किसके बने हो, तो सर कम्यूटेटर हमारे बने होते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर के। किसके बने होते हैं? हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं। और इसके बीच में क्या भरी जाती है, तो इसके बीच में माइका भरी जाती है। ठीक है, और इनका अनुपात कितना होता है चौड़ाई का? 2:1 का होता है। ठीक है, इसको याद रखना हमेशा। सही है ना? तो संबंध याद करना, बहुत बार कर देगा कि कॉइलों की संख्या 25 है, तो बताओ कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या कितनी होगी, तो वो भी कितनी होगी, 25 ही होती है। ठीक है, याद रखना। जब सिंप्लेक्स वाइंडिंग होती है, जब सिंप्लेक्स वाइंडिंग होती है। ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। फिर इसमें दिया, चलो यहाँ पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्ट्स डिवाइड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्ट्स डिवाइड। देखिए तुम्हारे क्या है, क्या बोलते हैं इसको, PLC टाइप से है। ठीक है, PLC टाइप चैप्टर से, इसको याद रखना। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या बोले, जो इसमें कंप्यूटर के नए नए सर्किट ब्रेकर मैटलैब ये सब आ रहे हैं उन सबसे क्वेश्चन है, तो इसको केवल याद रखना, स्टैटकॉम होता है। ठीक है, फैक्ट्स डिवाइस कौन सी होती है, तो स्टैटकॉम होता है। ये तो हमारी स्विच गेट डिवाइस है, सर्किट ब्रेकर रिले आइसोलेटर हमारी क्या है, स्विच गेट डिवाइस है। सही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सस्पेंशन प्रकार के विद्युत रोधी इंसुलेटर के अधीन होते हैं। ठीक है, यानी जो सस्पेंशन प्रकार के होते हैं तुम्हारे विद्युत रोधी इंसुलेटर, पहले तो इसको क्या बोलते हैं, इसको सर जी, इसको हम लोग डिस्क टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, इसको डिस्क टाइप भी बोलते हैं या फिर लिंक टाइप बोलते हैं। डिस्क बोलो चाहे लिंक बोलो, एक ही बात होती है सर। इसमें प्रत्येक जो डिस्क होता है 11 kV का होता है, वो 11 kV फेज वोल्टेज होता है। ठीक है, 11 kV फेज वोल्टेज होता है। इसको चाहे तो अगर ख़राब हो गया तो इसको चाहे तो बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में सर हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। पूछता है कभी कभी स्ट्रिंग एफिशिएंसी किससे संबंधित है, तो सर इंसुलेटर की दक्षता से है। ठीक है, कौन सा इंसुलेटर, तो डिस्क टाइप या लिंक टाइप। सही है, इसमें एक खासियत होती है कि ये क्या करता है, अपने हिसाब से जैसे जैसे टेंशन बढ़ता जाता है अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, जिससे इंसुलेटर पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तनन भार होगा तो सकता है इंसुलेटर ख़राब हो जाए, टूट जाए, तो उसको अपने आप एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसमें ये खासियत होती है तनन प्रतिबल की। सही है ना? तो इसका सही आंसर तनन प्रतिबल हो जाएगा। ठीक है ना? चलो अगला देखते हैं। फॉर विच टाइप ऑफ डायोड इज द रिवर्स रिकवरी टाइम मिनिमम। यानी इनमें से कौन सा ऐसा डायोड है जिसमें रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत कम होता है, तो सर रिवर्स रिकवरी टाइम हमारी शॉटकी डायोड में बहुत कम होती है, क्योंकि सर इसकी डोपिंग अच्छी खासी होती है, तो रिवर्स रिकवरी करंट बहुत कम हो जाती है। ठीक है, रिवर्स रिकवरी करंट कम हो जाती है। शॉटकी डायोड का सिंबल देखो,
कुछ इस प्रकार से होता है, एस की तरह बना हुआ, ठीक है। एक एनोड हो जाएगा, दूसरा कैथोड हो जाएगा, शॉर्ट की डायोड, ठीक है ना। चलो याद हो गया, अगला देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ जेनर डायोड। जेनर डायोड के प्रॉपर्टी का यूज़ किसके लिए करते हैं सर? जेनर डायोड के प्रॉपर्टी का प्रयोग हम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए करते हैं, यानी वोल्टेज नियमन के लिए करते हैं। दूसरी कहानी सर, जेनर डायोड को एक्टिव सोर्स के रूप में जाना जाता है, एक्टिव डिवाइस के रूप में जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको एक तरीके से मानता है कि वोल्टेज का स्रोत है, इसको माना जाता है, ठीक है। तो सर ये एक्टिव सोर्स की तरह काम करता है। सर ये हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है, इसको याद रखना। कब काम करता है सर? रिवर्स बायस में। इसके सिंबल की बात करें तो सर इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे एक एनोड होगा, यहाँ पे एक कैथोड होगा, और ये हमेशा रिवर्स बायस में लगा होता है। तो किसकी तरह सर? वोल्टेज रेगुलेशन की तरह काम करता है, ठीक है, याद रखना। किसी परिणामित्र में तेल का कार्य क्या होता है? तो देखो, किसी भी परिणामित्र में तेल का काम कभी भी घर्षण कम करने के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि ट्रांसफार्मर में वैसे भी कोई घर्षण वाली युक्ति होती ही नहीं, अरे घूमने वाली युक्ति होती नहीं, तो जब घूमेगा नहीं तो घर्षण कहाँ से होगा? ट्रांसफार्मर तो स्टैटिक युक्ति है ना, इसको याद रखना। अच्छा, जो तेल का काम होता है वो किसके लिए होता है सर? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है सर कूलिंग के लिए, सबसे पहला काम कूलिंग के लिए, और दूसरा इंसुलेशन के लिए। किसके लिए? इंसुलेशन के लिए, क्योंकि ये जो हमारा होता है ये किसकी बनी होती है सर? ये मिनरल ऑयल होती है, खनिज तेल होता है, और सिंथेटिक भी प्रयोग करते हैं, मतलब मैनमेड भी प्रयोग करते हैं, तो हमारा हाइड्रोकार्बन के मिलके बने होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसको याद रखना। तुम्हारा क्या हो जाएगा सर? विद्युत रोधन और शीतलन के लिए प्रयोग करते हैं, सही है ना। चलो अगला देखते हैं। फॉर अ बैलेंस 3 फेज सिस्टम द वैल्यू ऑफ जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट कितना होगा? अच्छा, बैलेंस सिस्टम है तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट कितना हो गया? सिंपल भाषा में जीरो करंट न्यूट्रल करंट कितना हो जाएगा? जीरो सीक्वेंस उसी में आ जाता है, तो सर ये हमारा हो जाता है जीरो हो जाता है। अच्छा, इस केस में तुम कितने न्यूनतम वोल्ट मीटर का प्रयोग कर सकते हो? न्यूनतम वोल्ट मीटर का प्रयोग कितना कर सकते हो वोल्ट को मापने के लिए? तो सर न्यूनतम तो 1 वाट मीटर का प्रयोग कर सकते हैं, फिर उसको 3 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मगर जब नॉर्मल पूछ ले कि कितने वाट मीटर का प्रयोग करोगे, तो हमेशा ये बताना कि सर n-1 यानी 2 वाट मीटर का प्रयोग होगा, ठीक है। अब अधिकतम 3 करना ये तुम्हारे ऊपर है, सही है, मगर मिनिमम 1 और नॉर्मल 2 प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 वाट मीटर बैलेंस और अनबैलेंस दोनों लोड को माप सकता है, सही है ना। चलो अगला देखते हैं। 98 नहीं था, 99 देखते हैं। चलो खींच हैं, क्या था? अब बैटरी कंसिस्ट ऑफ 20 सेल है, ठीक है, कितने हैं? 20 सेल है, कोई दिक्कत नहीं है। ईच ऑफ ए में कितना है? 1.5 वोल्ट है, और प्रत्येक का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.2 है, सही है। कनेक्टेड 5 इन सीरीज पर रो, ठीक है, और 4 रो बनाए जाते हैं, तो आउटपुट टर्मिनल पे वोल्टेज कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं है, यानी 1 2 3 4 ये बनाया गया, फिर इसी तरह 4 यहाँ पे लगा दिया, फिर यहाँ पे इसी तरह 5 लगाना है ना, 5 ये मान लीजिए 5 है, ये 5 है, ये 5 है, इसी तरह 5 है, तो एक में जो होगा वही तो इसके आउटपुट में भी होगा ना जी, वही तो इसके आउटपुट में भी होगा, कोई दिक्कत है? वही तो इसके आउटपुट में भी होगा। क्यों आउटपुट में होगा सर? क्योंकि अगर ये पैरेलल में तो जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा, वही वोल्टेज यहाँ होगा, वही वोल्टेज नीचे, फिर जितनी बार तुम लगाओ वोल्टेज वही निकल के आएगा। तो एक अगर 1.5 वोल्ट का तो 5 कितने का होगा? तो सर 5 हमारा होगा 7.5 वोल्ट का, तो 7.5 वोल्ट सही आंसर हो जाएगा, सही है ना, समझ में आया। चलो इसको याद रखना। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की भी बात करें तो भी 0.2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो प्रत्येक का 0.2 है, 5 श्रेणी में लगे हैं, तो इसको जोड़ोगे तो 5 दूनी 10 यानी 1 ओम ये हो जाएगा, इसी तरह 5 लग जाएंगे, ठीक है। तो 5 बटा अगर 2 करोगे, कितने आ रहे थे? 5, एक ही ओम आ रहा था ना, तो 1 ओम के सभी हैं, तो 1/5 करोगे तो फिर तुम्हारे निकल के कितना चला आएगा? 0.2 ही ओम हो जाएगा। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी 0.2 ही होगा सर्किट का, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन और लास्ट आज का क्वेश्चन करते हैं बाबू, मगर प्लीज़ इसको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो जी, सही है ना। देखो, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड द फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज कितना होता है? देखो इसको जब भी हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ये सर हमारा हो जाता है रिफरेंस, ठीक है,
ये हो जाता है हमारा V1, ये हमारा हो जाता है V2, ठीक है, V2 हो गया, ये हमारा हो जाता है E1 और यही हमारा हो जाता है E2 और यहाँ पे क्या हो जाती है, धारा हो जाती है। अब देख सकते हो पूछा क्या है, प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज। तो प्राइमरी वोल्टेज यहाँ पे, सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पे, कितने डिग्री का अंतर है, तो बोलोगे सर 180 डिग्री। और वही प्राइमरी EMF सेकेंडरी EMF बोलता है तो बोलते सर जी 0 डिग्री का अंतर है। तो ये चीज़ें याद रखना, इस ग्राफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस ग्राफ मतलब समझ रहे हो, कई नंबर तुमको दे सकते हैं कई एग्जामों में, ठीक है, अच्छे खासे एग्जामों में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। सही है। तो अगर बाबू सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी